वो पल मुझे आज भी याद है। हर एक सेकंड, हर एक सांस। अपोलो हॉस्पिटल का वो रिसेप्शन काउंटर, सफेद लाइट्स, फॉर्म पर पेन की आवाज और मेरे पति की आवाज। सिंगल। मैं ठीक उनके बगल में खड़ी थी। मेरे हाथ में उनका बैग था, मेरी मांग में सिंदूर था, और वो मुझे देख भी नहीं रहे थे। जैसे मैं वहां थी ही नहीं, जैसे पिछले 7 साल हुए ही नहीं, जैसे मैं कोई अजनबी थी जो बस यूं ही उनके साथ खड़ी हो गई। जानते हैं, जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो आपको तोड़ देते हैं, पूरी तरह से। लेकिन आप टूटते नहीं, आप बस सुन्न हो जाते हैं। उस दिन मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे पैर जमीन से चिपक गए, मेरी आवाज गले में अटक गई, और मेरा दिल उस पल कुछ ऐसा टूटा कि आज तक उसकी आवाज सुनाई देती है। लेकिन शायद मुझे शुरू से बताना चाहिए, क्योंकि ये कहानी उस एक दिन की नहीं है। ये कहानी 7 साल की है। 7 साल के प्यार की, 7 साल के विश्वास की, और 7 साल के धोखे की। मेरा नाम कविता है, कविता श्रीवास्तव, अब कविता मेहरा। उम्र 32 साल। जयपुर में पैदा हुई, पली बढ़ी, एक बिल्कुल आम मिडिल क्लास परिवार में। पापा सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे, रिटायर हो चुके हैं अब। माँ हाउसवाइफ, और मैं उनकी इकलौती बेटी। इकलौती इसलिए नहीं कि उन्होंने और बच्चे नहीं चाहे, बल्कि इसलिए कि भगवान ने और दिए नहीं। मेरे बाद माँ को 2 बार मिसकैरेज हुआ, फिर डॉक्टर्स ने मना कर दिया। इसलिए मैं थी उनकी दुनिया, उनका सब कुछ। पापा मुझे गुड़िया बुलाते थे, आज भी बुलाते हैं। और माँ के लिए तो मैं आज भी 5 साल की बच्ची हूँ, जिसे खाना खिलाना है, साड़ी पहनाना सिखाना है, चोटी गूंथनी है। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, बहुत अच्छी। जयपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया, फिर एमबीए का एंट्रेंस क्लियर किया। मेरा सपना था कि मैं एक बड़ी कंपनी में काम करूं, अपने पैरों पर खड़ी हूं, माँ पापा को प्राउड फील कराऊं। और मैंने किया भी। एमबीए के बाद दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी, एचआर डिपार्टमेंट में। शुरुआती सैलरी भी अच्छी थी, 45,000। मेरे जैसे मिडिल क्लास परिवार के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। पापा ने सबको बताया था, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, पुराने स्टूडेंट्स को। मेरी बेटी दिल्ली में नौकरी करती है, एमएनसी में। उनकी आंखों में जो चमक थी उस दिन, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन एक बात थी जो मुझे हमेशा परेशान करती थी, मेरी उम्र। 25 साल की हो गई थी मैं, और अभी तक शादी नहीं हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे, 25 में क्या जल्दी है? लेकिन आप जानते हैं ना हमारे समाज को, खासकर छोटे शहरों में, 25 की लड़की अगर शादीशुदा नहीं है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कमी होगी, ज्यादा पढ़ा लिखा दिया इसीलिए, अब कौन लेगा? माँ को ये बातें बहुत चुभती थीं। वो हर बार जब फोन करती, एक ही टॉपिक, बेटा एक रिश्ता आया है, लड़का अच्छा है, देख लो। और मैं हर बार टाल देती, कभी काम का बहाना, कभी कुछ और। सच कहूं तो मुझे डर लगता था, शादी से नहीं, शादी से नहीं, बल्कि गलत इंसान से शादी करने से। मैंने अपनी बुआ की जिंदगी देखी थी। उनके पति शराबी थे, रोज मारते थे, और बुआ बुआ सहती रहीं। पति है, भगवान का रूप है, ये बोलती रहीं। जब तक कि एक दिन किडनी फेल नहीं हो गई, स्ट्रेस की वजह से। 48 साल की उम्र में गुजर गईं। मैं नहीं बनना चाहती थी बुआ जैसी। मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए था जो मुझे समझे, मेरी एम्बिशंस को रिस्पेक्ट करे, मुझे बीवी नहीं, इंसान समझे। अगर मुझे तब पता होता कि इसका अंजाम क्या होगा, कि जिस इंसान को मैंने खुद चुना वही मुझे सबसे ज्यादा तोड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था, और मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। विक्रांत मेहरा मेरी जिंदगी में आए, एक बिल्कुल फिल्मी तरीके से। वो दिन था 14 फरवरी 2017। हाँ, वैलेंटाइंस डे। मैं उस दिन बहुत इरिटेटेड थी। ऑफिस में सब कपल्स अपने अपने प्लान्स डिस्कस कर रहे थे, और मैं अकेली बैठी प्रेजेंटेशन बना रही थी। शाम को सोचा कॉफी पी लूं अकेले। कनॉट प्लेस में एक छोटी सी कैफे थी,
द बुक कैफे, जहां मैं अक्सर जाती थी। वहां भीड़ कम होती थी और अच्छी किताबें मिलती थी पढ़ने को। उस दिन कैफे खचाखच भरा था। ऑब्जर्वली, वैलेंटाइंस डे जो था। मुझे एक भी खाली टेबल नहीं मिली। मैं जाने ही वाली थी कि किसी ने आवाज दी, एक्सक्यूज मी, आप यहाँ बैठ सकती हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने देखा, एक लड़का, शायद मेरी ही उम्र का या थोड़ा बड़ा, गोरा रंग, शार्प फीचर्स और बहुत ही काम आंखें। वो अकेला बैठा था। सामने एक किताब खुली हुई थी, द एल्केमिस्ट, पॉलो कोएलो की। आर यू श्योर? मैंने पूछा। एब्सोल्युटली। वैसे भी अकेले बैठकर बोर हो रहा था। वो हंसा, और उसकी हंसी में कुछ था, कुछ ऐसा जो मुझे खींच लेता था। मैं बैठ गई। पहले तो हम दोनों चुप रहे। मैंने अपनी कॉफी ऑर्डर की। वो अपनी किताब पढ़ता रहा। लेकिन फिर उसने किताब बंद की और बोला, लेट मी गेस, आप भी अकेली हैं आज। इज इट दैट ऑब्वियस? मैंने आईब्राव रेज किया। थोड़ा सा। वैलेंटाइंस डे पर अकेले कैफे में किताब पढ़ने आना, इधर आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं या बहुत सिंगल। मुझे हंसी आ गई। सच में, पहली बार उस पूरे दिन में मैं हंसी थी। बोथ एक्चुअली, मैंने कहा। सेम हियर। वो भी हंसा। बाय द वे, आई एम विक्रांत। विक्रांत मेहरा। कविता, कविता श्रीवास्तव। और बस इसी तरह शुरू हुआ सब कुछ। उस एक कॉफी ने 3 घंटे की बातचीत में बदल दे। हमने सब कुछ डिस्कस किया, किताबें, मूवीज, करियर, ड्रीम्स, फैमिली। पता चला कि वो भी दिल्ली में काम करता था, एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में। सीनियर सेल्स मैनेजर था। मुंबई का था ओरिजिनली, लेकिन काम की वजह से दिल्ली शिफ्ट हो गया था। विक्रांत बातें करता था तो लगता था जैसे सिर्फ मैं ही इंपॉर्टेंट हूं। वो मेरी आंखों में देखकर बात करता था, मेरी हर बात को ध्यान से सुनता था। और जब मैंने अपने करियर प्लान्स बताए कि मैं एक दिन एचआर हेड बनना चाहती हूं, तो उसने एनकरेज किया। यू कैन डेफिनेटली डू इट, उसने कहा था। यू हैव दैट स्पार्क। कोई भी लड़का पहले मुझे इस तरह नहीं देखता था। सब मेरी शक्ल देखते थे, मेरी क्वालिफिकेशंस देखते थे, लेकिन मुझे, मेरे सपनों को, कभी नहीं। उस रात जब घर वापस आई, मैं सो नहीं पाई। सोचती रही उसके बारे में, उसकी आंखों के बारे में, उसकी हंसी के बारे में। अगले दिन मेरे फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर से। हैड अ ग्रेट टाइम यस्टरडे, डिनर समटाइम, विक्रांत। मैंने मेरी फ्रेंड मीनू को फोन किया। यार, एक लड़का मिला कल, बहुत अच्छा है। अच्छा? कितना अच्छा? इतना अच्छा कि मुझे लग रहा है कि आई एम इन ट्रबल। मीनू हंस पड़ी। फाइनली, चल बता डिटेल्स। मैंने सब बताया, और मीनू ने कहा, डेट पे जा, क्या जाता है? वर्स्ट केस एक और बोरिंग डेट होगी, बेस्ट केस हु नोज। तो मैं गई। पहली डेट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और फिर हम हर वीकेंड मिलने लगे। वो मुझे अलग अलग जगह ले जाता, कभी इंडिया गेट पे आइसक्रीम, कभी हौस खास में छोटे छोटे गैलरीज, कभी बस यूं ही ड्राइव पर। विक्रांत के साथ मुझे लगता था कि मैं खुद को कंप्लीटली खो सकती हूँ, और साथ ही खुद को पूरी तरह पा भी सकती हूँ। क्या आपको पता है ये फीलिंग, जब कोई आपको इतना कंफर्टेबल फील कराए कि आप अपनी सारी इनसिक्योरिटीज, सारे डर उसके सामने रख दो। मुझे याद है एक रात, हम गुड़गांव में उसके फ्लैट पर थे, बालकनी में बैठे थे, चाय पी रहे थे। मैंने उसे बुआ के बारे में बताया, कैसे वो जिंदगी भर सफर करती रहीं, और कैसे मुझे शादी से डर लगता था। उसने मेरा हाथ पकड़ा धीरे से और बोला, कविता, हर आदमी एक जैसा नहीं होता, और तुम इतनी स्ट्रांग हो। तुम किसी को भी तुम्हें हर्ट करने की परमिशन कभी नहीं दोगी। और मैं वो इंसान बनने की कोशिश करूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। उस रात मैं रोई थी, बहुत रोई थी, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। पहली बार किसी ने मुझे समझा था, सच में समझा था। 3 महीने के बाद
विक्रांत ने मुझे प्रपोज किया। हम लोधी गार्डन में थे। शाम का वक्त, सूरज ढल रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, कविता, आई नो ये बहुत जल्दी है, लेकिन मुझे वेट करने की जरूरत नहीं। आई नो वॉट आई वॉन्ट, और मैं तुम्हें चाहता हूं, हमेशा के लिए। विल यू मैरी मी? मैंने हाँ कह दी। वैसे कमेंट में लिखिए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या 3 महीने में ही हाँ कहते? मुझे सच में जानना है, क्योंकि आज जब मैं पीछे देखती हूं। लेकिन चलो आगे सुनाती हूं। माँ पापा को जब मैंने विक्रांत के बारे में बताया तो उनका रिएक्शन मिक्स्ड था। पापा ने कहा, गुड़िया, तुम समझदार हो, तुम्हें जो ठीक लगे। लेकिन माँ थोड़ी हेजिटेंट थी। बेटा, लड़का मुंबई का है, हमसे इतना दूर, और प्यार व्यार की शादी में पता नहीं चलता कि परिवार कैसा है। माँ, विक्रांत बहुत अच्छा है, आप मिलो एक बार। तो माँ पापा दिल्ली आए, विक्रांत से मिले, और आई हैव टू से, विक्रांत ने उन्हें चार्म कर लिया। उसने पापा के साथ क्रिकेट पर बात की, माँ की तारीफ की, उनके लिए एक महंगी साड़ी लाया था, बनारसी। माँ को वो कलर बहुत पसंद आया। माँ ने बाद में मुझसे कहा, लड़का तो ठीक लग रहा है, बातों का सलीका है, लेकिन बेटा, एक बार उसके घरवालों से भी मिल लो। यहीं से कॉम्प्लिकेशन शुरू हुई। विक्रांत ने मुझे बताया था कि उसके पापा नहीं हैं। जब वो 10 साल का था, हार्ट अटैक से गुजर गए। उसकी माँ थी जयश्री मेहरा, जो अकेली ने 2 बच्चों को पाला, विक्रांत और उसकी छोटी बहन प्रियंका। विक्रांत की माँ मुंबई में रहती थी, मालाड में अपने पुराने फ्लैट में। वो थोड़ी ट्रेडिशनल है, विक्रांत ने मुझे वार्न किया था, पुराने ख्यालात की, लेकिन दिल की अच्छी है। मैंने सोचा, ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। हर फैमिली की अपनी डायनामिक्स होती हैं। जब मैं पहली बार मुंबई गई उनसे मिलने, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। विक्रांत की माँ, मुझे उन्हें माजी बुलाना था, काफी इम्पोजिंग पर्सनालिटी की थीं। लंबा कद, तीखे नाक नक्श और आंखें जो आपको स्कैन करती थीं, जैसे एक्सरे मशीन। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखा, फिर बोली, खाना बनाना आता है? जी, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत से घर नहीं चलता। मेहरा खानदान में औरतें अपने हाथ से खाना बनाती हैं, बाहर का नहीं खाते हम। मैंने देखा विक्रांत की तरफ। वो चुप था, बस मुस्कुरा रहा था, नर्वसली। सीख लूंगी, मैंने कहा, डिप्लोमैटिकली। सीखना पड़ेगा, माँ जी ने कहा। और ये जॉब वॉब शादी के बाद भी करोगी? जी, अभी तो प्लान है। प्लान बदलना पड़ेगा। मेहरा परिवार की बहू बाहर जाकर काम नहीं करती, इज्जत का सवाल है। मेरे अंदर कुछ उबला, लेकिन मैंने खुद को शांत किया। ये पहली मुलाकात है, मैंने सोचा। वो मुझे जानती नहीं, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। विक्रांत की बहन प्रियंका भी वहां थी। वो माजी से अलग थी, फ्रेंडली, आउटगोइंग। उसने बाद में मुझे अकेले में बताया, भाभी, माँ ऐसी ही हैं। पहले थोड़ा टफ लगती हैं, फिर एडजस्ट हो जाती हैं, डोंट वरी। मैंने उसकी बात पर भरोसा किया। शादी की डेट तय हुई, दिसंबर 2017। जयपुर में शादी होनी थी, मेरे घर में। विक्रांत की फैमिली भी रेडी थी। अरेंजमेंट्स शुरू हो गए, कार्ड्स छपने लगे। लेकिन शादी से पहले एक इंसिडेंट हुई जो मुझे आज तक याद है। शादी से 2 हफ्ते पहले मैं विक्रांत के साथ मुंबई गई थी, कुछ शॉपिंग के लिए। विक्रांत किसी काम से बाहर गया था और मैं घर पर थी, माजी के साथ। माजी ने मुझे बुलाया किचन में। ये देखो, उन्होंने एक पुराना एल्बम निकाला, विक्रांत की पुरानी फोटोज। मैंने देखा, बचपन की तस्वीरें थीं, स्कूल की, कॉलेज की, और फिर एक फोटो में विक्रांत किसी लड़की के साथ था, आर्म अराउंड हर, बहुत इंटीमेट पोज। ये कौन है? मैंने पूछा कैजुअली। माजी का एक्सप्रेशन बदला, एक पल के लिए, फिर उन्होंने एल्बम बंद कर दिया। कोई नहीं, पुरानी फ्रेंड, अब कनेक्शन नहीं है। कुछ था उनकी आवाज में, कुछ ऐसा जो मुझे सेटल नहीं होने दे रहा था।
लेकिन मैंने इग्नोर किया। शादी हो गई, बहुत धूमधाम से। पापा ने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी। माँ ने अपने गहने बेचकर मेरा दहेज तैयार किया। भले ही विक्रांत ने कहा था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। मेहरा परिवार की इज्जत का सवाल है, माँ जी ने कहा था। कुछ तो देना पड़ेगा। और हमने दिया। विदाई के समय पापा रोए थे। उन्हें रोते हुए मैंने पहली बार देखा था। माँ तो टूट ही गई थी। खुश रहना मेरी गुड़िया, पापा ने कहा था। और अगर कभी कुछ भी हो, बस एक फोन करना, हम आ जाएंगे। मैंने सोचा था, कुछ क्यों होगा? मैं अपने प्यार के साथ जा रही हूँ, सब अच्छा ही होगा। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच बदल दी। लेकिन वो थोड़ी देर बाद बताती हूँ। पहले आपको ये समझना जरूरी है कि शादी के बाद मेरी जिंदगी कैसे बदली। शादी के बाद हम मुंबई शिफ्ट हो गए। विक्रांत का मलाड में फ्लैट था, 2 BHK। माजी और प्रियंका अलग फ्लैट में थी, सेम बिल्डिंग में, बस एक फ्लोर नीचे। ये अरेंजमेंट मुझे अजीब लगी थी पहले। जॉइंट फैमिली क्यों नहीं? मैंने विक्रांत से पूछा था। माँ को अपनी स्पेस चाहिए और तुम्हें भी टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, इसलिए अभी सेपरेटली रहते हैं, बाद में देखेंगे। फेयर इनफ, मैंने सोचा। पहले कुछ महीने ऑनेस्टली अच्छे थे, हनीमून पीरियड जैसा कहते हैं। विक्रांत मुझे बहुत प्यार करता था, छोटी छोटी चीजों में ध्यान रखता था। अगर मैं थकी होती तो खाना ऑर्डर कर लेता। आज तुम आराम करो, बाहर से मंगवा लेते हैं। अगर मैं उदास होती तो समझता, क्या हुआ, बताओ मुझे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जॉब की। शादी के तुरंत बाद मैंने नई जॉब ढूंढनी शुरू की। मुंबई में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं थी और मुझे जल्दी ही एक अच्छी कंपनी में ऑफर आ गया, HR मैनेजर की पोजीशन। सैलरी भी बढ़िया थी। जब मैंने विक्रांत को बताया, वो खुश हुआ, जेन्युइनली। दैट्स ग्रेट कविता, तुम्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन माँ जी को जब पता चला, वो शाम को ऊपर आईं, बिना बताए। अपनी चाबी से डोर खोला और अंदर आ गईं। मैं किचन में थी। क्या सुना मैंने? तुम जॉब करोगी? मैंने पलट कर देखा। माँ जी का चेहरा तमतमाया हुआ था। जी माँ जी, एक्चुअली एक ऑफर आया है। मना कर दो। लेकिन मैंने कहा, मना कर दो। उनकी आवाज तेज हो गई। मेहरा खानदान की बहुएं नौकरी नहीं करती, मैंने पहले ही साफ कर दिया था। माँ जी, ये 21वीं सेंचुरी है, हर औरत को राइट है। तुम मुझे राइट सिखाओगी? माँ जी एक कदम आगे बढ़ी। ये मेरा घर है, मेरे बेटे से शादी की है तुमने, मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। विक्रांत बाथरूम में था। जब वो बाहर आया, माँ जी ने उसे देखा और बोली, समझाओ अपनी बीवी को, नहीं तो मैं समझा दूंगी। और वो चली गईं। मैंने विक्रांत की तरफ देखा, एक्सपेक्टिंग कि वो मेरा साथ देगा, कहेगा कि माँ को मैं समझाऊंगा, या कम से कम कहेगा कि चिंता मत करो, तुम जॉब कर सकती हो। लेकिन उसने क्या कहा जानते हैं? कविता, अभी माँ को थोड़ा टाइम दो, बाद में देखेंगे, अभी मत करो जॉब। मेरा दिल बैठ गया। विक्रांत, तुम समझ रहे हो, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मेरा करियर। मैं समझता हूं यार, बट माँ को हर्ट मत करो अभी। थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। थोड़े दिन का मतलब? बस थोड़े दिन। मैंने उस जॉब को मना कर दिया। वो थोड़े दिन जानते हैं कितने लंबे हो गए? 7 साल। 7 साल मैंने घर में बैठकर गुजारे, खाना बनाते हुए, साफ सफाई करते हुए, माँ जी की हर डिमांड पूरी करते हुए। और हर बार जब मैंने जॉब की बात उठाई, वही जवाब, अभी नहीं, थोड़ा और वेट करो। लेकिन मैंने कॉम्प्रोमाइज किया। क्यों? क्योंकि मुझे विक्रांत से प्यार था, और प्यार में सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ये मैंने खुद को समझाया। लेकिन सैक्रिफाइस की भी कोई लिमिट होती है ना? शादी के 1 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। बहुत खुश थी मैं, और विक्रांत भी। माँ जी ने पूजा करवाई। मेहरा खानदान को वारिस चाहिए। लेकिन तीसरे महीने में मिसकैरेज हो गई। मैं टूट गई, पूरी तरह से। डिप्रेशन में चली गई। महीनों तक घर से बाहर नहीं निकली।
सबसे बात करना बंद कर दिया। और विक्रांत? विक्रांत ने मेरा साथ दिया उस टाइम। वो मेरे लिए था, मेरे पास बैठता था, मुझे चुप रहने देता था। जब मैं रोती थी, मुझे गले लगाता था। "We'll try again," उसने कहा था। इस बार नहीं हुआ, अगली बार होगा। तुम स्ट्रांग हो। और मैंने उस पर भरोसा किया। 2 साल बाद फिर प्रेग्नेंट हुई। इस बार कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई। 9 महीने बाद मेरी बेटी पैदा हुई, आन्या। मेरी जान, मेरी सब कुछ। आन्या के आने के बाद मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। मेरी जिंदगी में मीनिंग आ गया। मैं पूरा दिन उसके साथ बिताती, उसे देखती, उसे खिलाती, और जब वो हंसती, हाय राम, उसकी हंसी दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज थी वो। लेकिन कुछ और भी बदल रहा था, धीरे धीरे। इतना धीरे कि मुझे पता ही नहीं चला। विक्रांत बदल रहा था। पहले वो शाम को जल्दी घर आता था, अब लेट होने लगा। मीटिंग थी, वो कहता, या क्लाइंट डिनर था। मैं समझती थी काम है, बिजी है। पहले वो वीकेंड्स पर हमारे साथ टाइम बिताता था, अब ऑफिस का काम लेकर आता और लैपटॉप में घुसा रहता, या फिर फ्रेंड से मिलना है कहकर निकल जाता। पहले वो मुझसे बातें करता था, दिन भर क्या हुआ, मैंने क्या किया। अब पूछता ही नहीं था। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग, फोन। वो हमेशा फोन पास रखने लगा, बाथरूम में भी ले जाता, रात को पिलो के नीचे रखकर सोता। एक बार मैंने पूछा, हुज मैसेजेस आर यू गेटिंग सो लेट? ऑफिस की ग्रुप चैट है, अर्जेंट अपडेट्स आते रहते हैं। मैंने बिलीव किया, या शायद बिलीव करना चाहती थी। आन्या जब 3 साल की हुई, मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि मेरी ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम है। रूटीन चेकअप में पता चला, पीसीओएस था और कुछ सिस्ट्स भी। सर्जरी की जरूरत है, डॉक्टर ने कहा। लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन करवाना जरूरी है। मैंने विक्रांत को बताया। उसने कहा, ठीक है, करवा लो, पैसों की चिंता मत करो। और इसी सर्जरी के लिए हम गए थे उस दिन, अपोलो हॉस्पिटल, 15 मार्च 2024। वो दिन जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का रिसेप्शन, लॉन्ग क्यू। हम खड़े थे। मेरा हाथ विक्रांत के बैग पर था, उसने मुझे दिया था। थोड़ा हैवी है, तुम पकड़ो। मैं उसके साथ खड़ी थी, एक पत्नी की तरह, एक पार्टनर की तरह। हमारा नंबर आया, रिसेप्शनिस्ट ने फॉर्म दिया, विक्रांत भरने लगा। नेम, विक्रांत मेहरा, एज 35, एड्रेस, फोन नंबर। और फिर मैरिटल स्टेटस। मैं वो फॉर्म देख नहीं रही थी, मैं फोन में कुछ देख रही थी, लेकिन मेरे कान ने सुना। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, सर, मैरिड स्टेटस? और विक्रांत की आवाज आई, सिंगल। एक पल के लिए मुझे लगा मैंने गलत सुना। शायद किसी और ने कहा, शायद मेरा भ्रम था। मैंने ऊपर देखा, विक्रांत सामने था, फॉर्म पर लिख रहा था, उसका हाथ सिंगल पर था। व्हाट? मेरे मुंह से निकला, इतना धीमा कि शायद किसी ने सुना भी नहीं। लेकिन विक्रांत ने सुना। उसने पलटकर मुझे देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ था, गिल्ट, डर, अनोयंस। मुझे समझ नहीं आया। फिर उसने कहा, हॉस्पिटल का फॉर्मेलिटी है, टैक्स पर्पसेस के लिए, तुम टेंशन मत लो। मैं कुछ नहीं बोली। वो फॉर्म जमा हुआ, मुझे अंदर लिखवाया तुमने। वो इरिटेटेड हो गया। फिर वही, मैंने बोला ना, फॉर्मेलिटी थी। कैसी फॉर्मेलिटी? मैं तुम्हारी बीवी हूं, 7 साल से। ये कैसी फॉर्मेलिटी है? कविता प्लीज, मेरा सिर दुख रहा है, सर्जरी हुई है तुम्हारी, आराम करो। और वो चला गया बेडरूम में, डोर बंद करके। मैं हॉल में बैठी रही, अकेली, सोचती रही, क्यों क्यों उसने ऐसा किया? क्या सच में फॉर्मेलिटी थी या कुछ और? रात को नींद नहीं आई मुझे। विक्रांत सो गया था, लाउड स्नोरिंग कर रहा था, और मैं जागी थी।
उसका फोन देख रही थी, जो बेडसाइड टेबल पर था। एक वॉइस मेरे अंदर से बोली, देख लो, शायद कुछ मिल जाए। दूसरी वॉइस ने कहा, पागल हो, अपने पति का फोन चेक करोगी? ट्रस्ट नहीं है तुम्हें? ट्रस्ट। 7 साल मैंने उस पर ट्रस्ट किया था, और आज एक फॉर्म ने सब कुछ हिला दिया। मैं उठी, धीरे से, फोन उठाया। पासवर्ड। पासवर्ड क्या होगा? शादी की एनिवर्सरी डेट ट्राई की, नहीं खुला। आन्या की बर्थडे डेट ट्राई की, नहीं खुला। फिर अपनी बर्थडे डेट ट्राई की, नहीं खुला। उसकी अपनी बर्थडे, नहीं। और फिर मैंने ट्राई किया। 14 फरवरी 2017, वो दिन जब हम पहली बार मिले थे, वैलेंटाइंस डे। फोन खुल गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल इतना तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा शायद विक्रांत सुन लेगा। मैंने व्हाट्सएप खोला। सबसे ऊपर एक चैट थी। नेम था आर। बस एक लेटर, आर। मैंने चैट खोली, और जो मैंने देखा, वो आखिरी मैसेज पढ़ा। सेंट बाय आर, आज रात 11:47 पर। आज कैसा रहा हॉस्पिटल में? वो बेचारी को कुछ पता है क्या? मिस यू बेबी, कब मिलोगे? मेरा हाथ फिसल गया, फोन गिर गया। आवाज हुई, विक्रांत हिला। क्या हुआ? उसकी नींद भरी आवाज आई। मैं फ्रीज हो गई। फोन उठाया, जल्दी से लॉक किया, वापस रख दिया। कुछ नहीं, बाथरूम जा रही थी। वो फिर सो गया। और मैं बाथरूम गई, डोर लॉक किया, और जमीन पर बैठ गई। रोना चाहती थी, लेकिन आंसू नहीं आ रहे थे। चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। आर कौन है? वो बेचारी कौन है? मैं? मिस यू बेबी, ये क्या है? कब से चल रहा है ये? और विक्रांत, मेरा विक्रांत, ये कैसे कर सकता है? उस रात बाथरूम में बैठे बैठे मुझे एक और याद आई। माँ जी का एल्बम, वो पुरानी फोटो, विक्रांत किसी लड़की के साथ। कोई नहीं, पुरानी फ्रेंड, माँ जी ने कहा था। क्या वो आर है? मेरे दिमाग में 1000 सवाल घूम रहे थे, और एक भी जवाब नहीं था। उस रात के बाद मैंने डिसाइड किया, मुझे सच जानना है, पूरा सच, चाहे वो कितना भी तकलीफ दे हो। लेकिन कैसे? विक्रांत तो कभी सच बताएगा नहीं। माँ जी क्लियरली कुछ जानती हैं और छुपा रही हैं। प्रियंका? शायद, लेकिन वो अपने भाई के खिलाफ बोलेगी। एक रास्ता था, खतरनाक, लेकिन जरूरी। मुझे विक्रांत का फोन फिर से चेक करना था, पूरी तरह से। सारी चैट्स, सारे फोटोज, सारे सीक्रेट्स। और यही मैंने किया। अगले 3 दिनों में जब विक्रांत ऑफिस जाता, मैं उसका लैपटॉप खोलती। वो अक्सर पासवर्ड सेम रखता था। व्हाट्सएप वेब सिंक था। मुझे एक्सेस मिल गया। और मैंने जो देखा, जो पढ़ा, आर का पूरा नाम था रिया कपूर। विक्रांत की कॉलेज गर्लफ्रेंड, जिससे शादी से पहले ब्रेकअप हो गया था, सपोजबली। माँ जी ने अलग करवाया था क्योंकि रिया का परिवार सूटेबल नहीं था। लेकिन ब्रेकअप हुआ नहीं था, कनेक्शन टूटा नहीं था। 7 साल, पूरे 7 साल विक्रांत रिया के साथ अफेयर में था। हमारी शादी के दौरान, आन्या के पैदा होने के दौरान, मेरी सर्जरी के दौरान। चैट्स में फोटोज थीं, डेट्स की, डिनर्स की, होटल्स की। वो क्लाइंट मीटिंग्स जो लेट तक चलती थीं, रिया के साथ बिताए रातें थीं। और सबसे ज्यादा दर्दनाक, एक मैसेज विक्रांत ने रिया को भेजा था 2 महीने पहले। तुम चिंता मत करो, ये शादी बस फॉर्मेलिटी है, आन्या की वजह से रख रखी है। असली लव तो तुम हो मेरी। एक दिन सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, और हम साथ होंगे, प्रॉमिस। मैं स्क्रीन देख रही थी, पढ़ रही थी, और मेरे अंदर कुछ मर रहा था, धीरे धीरे। 7 साल,
7 साल मैंने इस आदमी पर ट्रस्ट किया, अपना करियर छोड़ा, अपने माँ बाप से दूर रही, उसकी माँ की हर ज्यादती सही, चुप रही, एडजस्ट किया, सैक्रिफाइस किया। और वो कभी मेरा था ही नहीं। शादी फॉर्मेलिटी थी उसके लिए, आन्या वजह थी रुकने की, प्यार नहीं। और मैं बस एक बेचारी थी जिस पर हंसकर इमोजी भेजा जाता था। उस पल कुछ टूटा मेरे अंदर, पूरी तरह से, लेकिन साथ ही कुछ जागा भी। वो कविता जो 25 साल की उम्र में एमबीए करके आई थी, जो एक दिन एचआर हेड बनना चाहती थी, जिसने कहा था मैं किसी को भी मुझे हर्ट करने की परमिशन नहीं दूंगी। वो कविता 7 साल से सोई हुई थी, अब जाग रही थी, और वो बहुत बहुत गुस्से में थी। मैंने लैपटॉप बंद किया, गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब क्या करोगी तुम कविता? रोना आसान था, टूटना आसान था, भाग जाना आसान था, लेकिन मैंने डिसाइड किया, मैं कुछ और करूंगी। मैं सच सामने लाऊंगी, सबके सामने। और विक्रांत मेहरा को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलेगा। लेकिन पहले मुझे प्लान बनाना था, सोच समझकर, क्योंकि अगर मैंने जल्दबाजी में कुछ किया तो सब बिगड़ सकता था। आन्या, मेरी बच्ची, उसका क्या होगा? कुछ भी करूं, आन्या को सेफ रखना था। उस रात जब विक्रांत घर आया, मैंने नॉर्मली बिहेव किया, खाना बनाया, उसके साथ डिनर किया, आन्या को सुलाया और फिर बेड पर लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। विक्रांत सो गया और मैं जागती रही, अंधेरे में छत देखती रही, प्लान बनाती रही। 1 महीना, मुझे 1 महीना चाहिए था सब अरेंज करने के लिए। बैंक अकाउंट्स चेक करने थे, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने थे, एविडेंस सेव करने थे और एक लॉयर से मिलना था, सीक्रेटली। 1 महीने बाद मैं रेडी थी, रेडी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने के लिए। लेकिन वो एक महीना मुझे और भी बहुत कुछ दिखा गया, कुछ ऐसा जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, क्योंकि रिया अकेली नहीं थी। कुछ और सीक्रेट्स थे, कुछ और लाइज, कुछ और धोखे। और सबसे बड़ा धोखा वो मुझे तब पता चला जब मैंने माजी के रूम में वो पुरानी डायरी ढूंढी। हाँ, माजी की डायरी, जिसमें लिखा था कुछ ऐसा जो सुनकर आप भी हिल जाएंगे। लेकिन वो अगली बार। अभी इतना जान लीजिए, मेरी कहानी अभी शुरू हुई है, और जो होने वाला है उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, मैं भी नहीं। माजी की डायरी, वो पुरानी फटी हुई डायरी जो मैंने उनके कमरे की अलमारी में छुपी हुई पाई, और जो उसमें लिखा था वो पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन पहले आपको ये बताना जरूरी है कि मैं वहां तक पहुंची कैसे। उस रात के बाद जब मैंने रिया वाली चैट्स देखी थी, मैंने डिसाइड किया था कि मुझे और एविडेंस चाहिए, लीगल एविडेंस। अगर मुझे डिवोर्स लेना है, कस्टडी लेनी है, तो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो मैंने एक प्लान बनाया। हर रोज जब विक्रांत ऑफिस जाता, मैं थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ कलेक्ट करती, स्क्रीनशॉट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स, जिनमें होटल्स के चार्जेस थे, जो सपोज्ड क्लाइंट मीटिंग्स थीं, फ्लाइट टिकट्स जो उसने गोवा के लिए बुक किए थे पिछले साल, जब उसने मुझे बताया था कि वो बैंगलोर में कॉन्फ्रेंस में है। हर एक प्रूफ मैंने एक सीक्रेट ईमेल आईडी में सेव किया और एक कॉपी अपनी फ्रेंड मीनू को भी भेज दी, जस्ट इन केस। मीनू, हाय भगवान, मीनू के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं प्रॉपर्ली। वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है, एमबीए साथ किया था, अब दिल्ली में ही रहती है, एक बड़ी कंपनी में एचआर हेड है, वही पोजीशन जो मेरा सपना थी। जब मैंने उसे सब बताया, वो पहले शॉक में थी, फिर गुस्से में। कविता, तू 8 साल से ये सब झेल रही थी और मुझे बताया नहीं? मुझे खुद नहीं पता था मीनू, सच में। चल ठीक है, अब सुन, मेरे हस्बैंड का एक फ्रेंड है,
एडवोकेट शर्मा, फैमिली लॉ में स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छा है। मैं तुझे उससे मिलवाती हूँ, सीक्रेटली। कोई नहीं जानेगा। लेकिन अभी नहीं, मुझे पहले सब कुछ समझना है, पूरी पिक्चर। क्या और समझना है? तेरे पति का अफेयर है 7 साल से। बस डिवोर्स दे और निकल। इतना सिंपल नहीं है मीनू। आन्या है, उसका क्या होगा? और और मुझे फील हो रहा है कि कुछ और भी है, कुछ जो मुझे पता नहीं। लाइक व्हाट? पता नहीं, बस इंस्टिंक्ट। मीनू ने सिर हिलाया। ठीक है, जो करना है कर, बट बी केयरफुल और मुझे हर रोज अपडेट दे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और इसीलिए मैं माजी के रूम में गई थी। ये बात है शादी की 7th एनिवर्सरी के कुछ दिन बाद की, दिसंबर 2024। विक्रांत और माजी दोनों बाहर गए थे, किसी रिलेटिव के यहाँ। मुझे भी जाना था, लेकिन मैंने बहाना बनाया, तबीयत ठीक नहीं है। आन्या को भी भेज दिया उनके साथ। जैसे ही वो गए, मैं नीचे गई, माजी के फ्लैट में। मेरे पास स्पेयर की थी, इमरजेंसीज के लिए। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ, बस कुछ भी। वो फोटो एल्बम, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ जो मुझे बताए कि रिया कौन है और माजी उसके बारे में क्या जानती हैं। माजी का रूम बहुत ऑर्गेनाइज था, हर चीज अपनी जगह। अलमीरा में साड़ियां, ड्रॉर में पूजा का सामान, बेडसाइड टेबल पर भगवद गीता। मैंने अलमारी खोली, नीचे की ड्रॉर में कुछ पुरानी फाइल्स थीं और उन फाइल्स के बीच में एक डायरी, ब्राउन कलर की, पुरानी, कॉर्नर से फटी हुई। मैंने खोली। पहले कुछ पेजेस में पूजा की डेट्स थीं, व्रत कब रखना है, फेस्टिवल्स की लिस्ट, बोरिंग स्टफ। फिर कुछ पेजेस पर्सनल थे। जब विक्रांत के पापा गुजरे थे, उसके बारे में लिखा था, कैसे उन्होंने अकेले दोनों बच्चों को पाला। लेकिन फिर मैं एक पेज पर रुकी। डेट थी मार्च 2017, यानी हमारी शादी से कुछ महीने पहले। लिखा था, आज विक्रांत ने बताया कि वो किसी लड़की से शादी करना चाहता है। जयपुर की है, कविता नाम है, पढ़ी लिखी है, जॉब करती है। मैंने मना किया, बहुत मना किया। कहा, रिया से कर ले शादी, बचपन से जानते हैं उसके परिवार को, सब ठीक है। लेकिन विक्रांत नहीं माना। मेरा दिल धड़क रहा था। आगे पढ़ा। विक्रांत ने कहा, माँ, रिया से शादी पॉसिबल नहीं है। आप जानती हैं क्यों? मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इसीलिए मैंने वो सब किया, उन दोनों को अलग करने के लिए। लेकिन विक्रांत कहता है कि वो रिया को छोड़ नहीं सकता। तो मैंने कहा, ठीक है, शादी कर ले उस जयपुर वाली से, लेकिन रिया से बात मत बंद कर, कम से कम बच्चा तो होगा। मैंने डायरी गिरा दी। क्या क्या पढ़ा मैंने? कम से कम बच्चा तो होगा। कैसा बच्चा? किसका बच्चा? मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने डायरी फिर से उठाई, आगे पढ़ा। रिया प्रेग्नेंट है, 4 महीने की, विक्रांत का बच्चा है। शादी नहीं हो सकती, वो तो मैंने पहले ही सोच लिया था। लेकिन बच्चा, मेहरा खानदान का वारिस, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। हाय भगवान, हाय भगवान। रिया प्रेग्नेंट थी, शादी से पहले, विक्रांत का बच्चा। तो इसका मतलब? मैंने और पढ़ा, हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी। सितंबर 2017, रिया का बच्चा हुआ, लड़का, नाम रखा है आर्यन। विक्रांत की शादी हो चुकी है उस कविता से। वो बेचारी कुछ नहीं जानती, जानने की जरूरत भी नहीं। विक्रांत दोनों को संभाल लेगा। मेरा सिर घूम गया। आर्यन, रिया का बेटा, विक्रांत का बेटा, मेरी शादी के 3 महीने बाद पैदा हुआ। यानी जब विक्रांत ने मुझे प्रपोज किया था लोधी गार्डन में। आई नो वट आई वॉन्ट, और मैं तुम्हें चाहता हूं, हमेशा के लिए। उसी टाइम रिया प्रेग्नेंट थी। उसी टाइम जब हम शॉपिंग कर रहे थे शादी की, रिया का पेट बढ़ रहा था।
उसी टाइम जब मेरे पापा अपनी बेटी की विदाई पर रो रहे थे, विक्रांत जानता था कि उसका एक और परिवार है। मैं जमीन पर बैठ गई। 7 साल 7 साल मैंने इस आदमी के साथ बिताए, उसके बच्चे की माँ बनी, उसकी माँ की सेवा की, और वो पहले से ही किसी और का था, पहले से ही एक बच्चे का पापा था। याद है पहले पार्ट में मैंने उस फोटो के बारे में बताया था, एल्बम में, जब माँ जी ने जल्दी से एल्बम बंद कर दिया था। कोई नहीं, पुरानी फ्रेंड, उन्होंने कहा था। अब समझ आया, वो फोटो रिया की थी, और माँ जी सब जानती थी, शुरू से। लेकिन अभी और भी था। मैंने डायरी में और पढ़ा। 2019, आर्यन 2 साल का हो गया। विक्रांत हर महीने रिया को पैसे भेजता है। अच्छा है, जिम्मेदारी निभा रहा है। कविता को कुछ पता नहीं, मैंने ध्यान रखा है, उसकी जॉब छुड़वा दी। अब वो घर में बैठी है, बाहर निकलती नहीं। इसी में भलाई है, अगर बाहर निकली, लोगों से मिली, तो कुछ न कुछ पता चल ही जाएगा। मेरा जॉब, मेरा करियर, माँ जी ने इसीलिए छुड़वाया था, इसीलिए मुझे घर में कैद किया था, ताकि मुझे सच पता ना चले। और विक्रांत, वो थोड़े दिन वेट करो बोलता रहा, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि मैं अंधेरे में रहूं। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। डायरी में और बहुत कुछ था, साल दर साल का रिकॉर्ड, कैसे विक्रांत रिया से मिलता रहा, कैसे आर्यन बड़ा होता रहा, कैसे माँ जी ने सब कुछ मैनेज किया, केयरफुली, स्ट्रेटेजिकली, ताकि मुझे कभी शक न हो। और एक एंट्री थी, अभी की, नवंबर 2024 की। विक्रांत ने कहा है कि वो अब कविता को डिवोर्स देना चाहता है, रिया से शादी करना चाहता है, आर्यन को अपना ऑफिशियल नाम देना चाहता है। मैंने कहा, अभी नहीं, आन्या का सोचो। कोर्ट में कस्टडी की लड़ाई होगी, प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, पहले सब प्लान करो, फिर बोलो उस कविता को। डिवोर्स, वो मुझे डिवोर्स देने वाला था। वो मुझे छोड़कर रिया के पास जाने वाला था। और मैं यहाँ बेवकूफ बनी बैठी थी, सोच रही थी कि शायद सब ठीक हो जाएगा। अचानक मुझे एक और बात याद आई। हॉस्पिटल, वो फॉर्म, सिंगल लिखवाया था विक्रांत ने। अब समझ आया, वो मेंटली ऑलरेडी मुझसे अलग हो चुका था। उसके लिए ये शादी खत्म हो चुकी थी, बस कागजों पर बाकी थी। मैं उठी, डायरी को फोटोज ली, हर पेज की, फिर वापस रख दी जहां थी, और ऊपर आ गई। अपने फ्लैट में बैठी, अंधेरे में, घंटों। जब विक्रांत और माजी लौटे आन्या के साथ, मैंने नॉर्मली बिहेव किया, खाना बनाया, आन्या को खिलाया, विक्रांत से बात की, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अंदर अंदर मैं मर रही थी, और साथ ही अंदर कुछ और भी हो रहा था। वो कविता जो हमेशा एडजस्ट करती थी, कॉम्प्रोमाइज करती थी, सब ठीक हो जाएगा सोचती थी, वो मर रही थी। और उसकी जगह कोई और ले रहा था, कोई ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा डिटर्मिन्ड, कोई जो अब चुप नहीं बैठेगा। अगले दिन मैंने मीनू को फोन किया। वो लॉयर, एडवोकेट शर्मा, मुझे मिलना है उनसे। फाइनली, कल आजा दिल्ली, मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करती हूँ। और मीनू, एक काम और है। क्या? मुझे एक प्राइवेट डिटेक्टिव चाहिए। फोन पे साइलेंस। डिटेक्टिव? क्यों? क्योंकि मुझे रिया के बारे में सब कुछ जानना है। वो कहाँ रहती है, क्या करती है, और वो बच्चा, आर्यन, मुझे उसके बारे में भी जानना है। कविता, तू श्योर है? ये डेंजरस हो सकता है। मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसे अंधेरे में नहीं लड़ सकती। मुझे पूरी पिक्चर चाहिए। मीनू ने गहरी सांस ली। ठीक है, मेरा एक कांटेक्ट है, अच्छा है, डिस्क्रीट है, मैं बात करती हूँ। थैंक्स मीनू, तू सबसे अच्छी फ्रेंड है। बकवास बंद कर, कल मिलते हैं। अगले हफ्ते बहुत बिजी था। दिल्ली गई, एडवोकेट शर्मा से मिली। उन्होंने सब सुना, पूरी कहानी, एविडेंस देखी। मिसेस मेहरा, आपका केस स्ट्रांग है, उन्होंने कहा।
एडल्टरी ग्राउंड पर डिवोर्स मिल जाएगा। और कस्टडी, अगर आप प्रूव कर सकें कि मिस्टर मेहरा की लाइफस्टाइल बच्चे के लिए सूटेबल नहीं है, तो चांसेस अच्छे हैं। और प्रॉपर्टी, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मिस्टर मेहरा की इनकम, एसेट्स सब देखना पड़ेगा, लेकिन आपको मेंटेनेंस मिलेगा डेफिनेटली। मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए। वो सरप्राइज हुए। मुझे चाहिए मेरी बच्ची और मेरी जिंदगी वापस, बस। एक सेकंड रुकिए और सोचिए, आप मेरी जगह क्या करते? डिवोर्स के लिए फाइल करते, चुप रहते, या कुछ और? कमेंट में जरूर बताइए, और मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने तुरंत डिवोर्स फाइल नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पहले और जानकारी चाहिए थी। डिटेक्टिव का रिपोर्ट आया 2 हफ्ते बाद। रिया कपूर, एज 34, प्रोफेशन इंटीरियर डिजाइनर, एड्रेस अंधेरी वेस्ट, मुंबई। और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो सिंगल नहीं थी। मतलब ऑफिशियली सिंगल थी, लेकिन एक्चुअली वो विक्रांत के अलावा किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में थी। एक बिजनेसमैन, राहुल खन्ना नाम था। वेट, व्हाट? रिया का विक्रांत के अलावा और भी कोई था? डिटेक्टिव ने फोटोज भेजी थी। रिया किसी और आदमी के साथ डिनर पर, उसके साथ शॉपिंग करते हुए, उसकी कार में बैठते हुए। और आर्यन, वो बच्चा? डिटेक्टिव ने डीएनए टेस्टिंग की इंफॉर्मेशन भी निकाली थी। कैसे, मुझे नहीं पता। शायद हॉस्पिटल रिकॉर्ड से, शायद किसी और तरीके से। और जो पता चला, जो आगे हुआ, वो मैं सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोच सकती थी, लेकिन हुआ। आर्यन विक्रांत का बेटा नहीं था। डीएनए मैच नहीं हुआ। आर्यन का बायोलॉजिकल फादर कोई और था। पॉसिबली वो राहुल खन्ना या कोई और। 7 साल विक्रांत ने किसी और के बच्चे को अपना समझा, रिया को पैसे दिए, उससे अफेयर किया, मुझे धोखा दिया, और वो खुद भी धोखे में था। मुझे नहीं पता मुझे कैसा फील होना चाहिए था। खुशी कि विक्रांत को कर्म मिला, या दुख कि इतना बड़ा झूठ था ये सब। एक्चुअली मुझे रिलीफ मिला। स्ट्रेंज, आई नो, लेकिन रिलीफ, क्योंकि अब मुझे एक और वेपन मिल गया था। मैंने ये इन्फॉर्मेशन एडवोकेट शर्मा को भेजी। उन्होंने कहा, ये गेम चेंजर है। अब तो मिस्टर मेहरा को कुछ भी नहीं मिलेगा, ना सिंपैथी, ना प्रॉपर्टी, ना कस्टडी। लेकिन मैं अभी भी वेट कर रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन विक्रांत को देनी थी, पर्सनली, उसकी आंखों में देखकर। और वो मोमेंट आया, दिसंबर की एक ठंडी रात, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। 7 साल, 7 years of marriage, 7 years of lies। विक्रांत ने मुझे सरप्राइज देने का प्लान बनाया था। उसने एक नाइस रेस्टोरेंट बुक किया था, द ओबरॉय में। वी नीड टू स्पेंड मोर टाइम टुगेदर, उसने कहा था। आजकल बहुत बिजी हो गया हूं, तुम्हें निग्लेक्ट कर रहा हूं। निग्लेक्ट, वाओ, अंडरस्टेटमेंट ऑफ द सेंचुरी। मैंने हाँ कह दी। हम गए, रेस्टोरेंट में बैठे, कैंडल लाइट, सॉफ्ट म्यूजिक, चंपाने। विक्रांत बहुत चार्मिंग था, जैसा पहले था। मुझसे बातें कर रहा था, कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो आज, मरून कलर सूट्स यू। मैं स्माइल कर रही थी, बाहर से। अंदर से, अंदर से मैं उसकी हर बात का हिसाब लगा रही थी, हर झूठ याद कर रही थी। डिजर्ट आया, चॉकलेट केक। उसने मेरा हाथ पकड़ा। कविता, आई हैव समथिंग टू टेल यू। मेरा दिल धड़का। क्या वो डिवोर्स के बारे में बोलेगा? अभी? यहां? क्या? एक्चुअली मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। ओह, फाइनली। क्या छुपाया है? वो एक्चुअली वो नर्वस लग रहा था। प्रमोशन मिली है मुझे, रीजनल हेड बन गया हूँ, सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो गई। ओह, प्रमोशन, दैट्स व्हाट ही वाज हाइडिंग? नो, वो तो उसकी कवर स्टोरी थी, मुझे खुश करने के लिए।
ताकि बाद में जो ब्लो आए, डिवोर्स वाला, उससे पहले थोड़ा कुशन हो। वाह, कंग्रेचुलेशंस, मैंने कहा फेक इंथुजियाज्म के साथ। थैंक्स। और मैंने सोचा है हमें एक लॉन्ग वेकेशन लेनी चाहिए। यूरोप का प्लान करते हैं, तुम, मैं और आन्या। फैमिली ट्रिप। फैमिली ट्रिप यूरोप, हाउ स्वीट। विक्रांत, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। क्या? मैंने अपना पर्स खोला, उसमें से एक एनवेलप निकाला, टेबल पर रख दिया। ये क्या है? उसने पूछा। खोलो, देखो। उसने एनवेलप खोला, फोटोज निकाली। पहली फोटो, रिया और राहुल डिनर पर। दूसरी, रिया और राहुल शॉपिंग करते हुए। तीसरी, डीएनए रिपोर्ट की कॉपी। विक्रांत का चेहरा, जानते हो वो एक्सप्रेशन जब किसी को पता चले कि उसकी पूरी जिंदगी झूठ थी? वही एक्सप्रेशन था उसके चेहरे पर। ये क्या है? रिया, तुम्हारी रिया, जिसके लिए तुमने मुझे 7 साल धोखा दिया, जिसके बच्चे को तुम अपना बेटा मानते हो, वही रिया। कविता, लिसन। नहीं, तुम लिसन करो। आर्यन तुम्हारा बेटा नहीं है। डीएनए रिपोर्ट देखो। रिया ने तुम्हें भी धोखा दिया। 7 साल। विक्रांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। नो, ये पॉसिबल नहीं है। रिपोर्ट देखो, मैंने वेरीफाई करवाया है। उसने रिपोर्ट पढ़ी, हाथ कांप रहे थे, चेहरा सफेद हो गया था। और ये राहुल खन्ना कौन है? रिया का बॉयफ्रेंड, पिछले 3 साल से। तुम्हें पता था? नो। उसकी आवाज टूट रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया और उसने तुम्हें। कर्मा विक्रांत, कर्मा। रेस्तरां में लोग देख रहे थे, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। कविता प्लीज, हम बात करते हैं, घर चलते हैं। बात करने को कुछ नहीं है। मैंने डिवोर्स पेपर्स फाइल कर दिए हैं, तुम्हें नोटिस मिल जाएगा। मैं खड़ी हुई। और हाँ, आन्या मेरे साथ रहेगी। कस्टडी के लिए लड़ना है तो लड़ो, लेकिन याद रखना, मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं। तुम्हारा अफेयर, तुम्हारी माँ की डायरी, सब कुछ। माँ की डायरी? तुमने? उसका फेस पूरा वाइट हो गया। हाँ, सब पढ़ा मैंने। कैसे तुमने शादी से पहले से प्लान किया था, कैसे तुम्हारी माँ ने मुझे घर में कैद किया, कैसे तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया, सब पढ़ा है। विक्रांत कुछ नहीं बोल पाया। मैंने अपना पर्स उठाया। गुड नाइट विक्रांत, और हैप्पी एनिवर्सरी। और मैं निकल गई, रेस्टोरेंट से, उसकी जिंदगी से। बाहर ठंड थी, दिसंबर की रात। मुंबई में भी सर्दी होती है, हल्की सी, लेकिन मुझे ठंड नहीं लग रही थी, मुझे गर्मी लग रही थी, अंदर से। मैंने जो किया था वो बहुत बड़ा था और बहुत स्कैरी भी, लेकिन लेकिन अच्छा था। कैब बुलाई, घर आई। आन्या सो रही थी। मैंने उसे देखा। मेरी बच्ची, मेरी जान। तेरे लिए बेटा, मैंने विस्पर किया। तेरे लिए मैं स्ट्रांग बनूंगी, कुछ भी हो जाए। लेकिन कुछ भी हो जाए, ये तो मुझे पता नहीं था कि लिटरली कितना कुछ होने वाला है। रात को करीब 2 बजे डोरबेल बजी। मैं जागी, डर गई। इतनी रात को कौन? डोर खोली। माँ जी। उनका चेहरा, मैंने कभी उन्हें ऐसे नहीं देखा था। गुस्से में, बिल्कुल गुस्से में, आंखों में आग। तुमने ये क्या किया? माँ जी, इतनी रात? वो अंदर घुस आईं, मुझे पुश करते हुए। मैंने पूछा, तुमने ये क्या किया? विक्रांत ने बताया, सब बताया। तुमने उसे बदनाम किया रेस्तरां में, डिवोर्स पेपर्स, तुम्हारी इतनी हिम्मत? माँ जी प्लीज, आन्या सो रही है। अन्या की चिंता मुझे मत सिखाओ, वो मेरी पोती है। तुम क्या हो? एक बहू जिसे हमने सिर पर चढ़ा रखा था। और तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। इज्जत? मेरा भी गुस्सा उबल आया। आप इज्जत की बात कर रही हैं? आपके बेटे ने 7 साल मुझे धोखा दिया और आप जानती थीं शुरू से।
आपकी डायरी पढ़ी है मैंने। माजी का चेहरा उतर गया। तुमने मेरी चीजों में हाथ डाला? हाँ, और क्या लिखा था उसमें, याद है? वो बेचारी कुछ नहीं जानती, जानने की जरूरत भी नहीं। मैं वो बेचारी हूं, आपकी बेचारी बहू। तुम समझती नहीं हो। क्या समझती नहीं हूं? कि आपके बेटे का अफेयर था, कि उसका एक और बच्चा है, था, जो एक्चुअली उसका है भी नहीं, कि आप दोनों ने मुझे इस्तेमाल किया, घर की नौकरानी की तरह। क्या समझती नहीं हूं? चुप करो। माजी ने आवाज उठाई, इतनी तेज कि मैं पीछे हट गई। तुम जानती नहीं हो पूरी बात। तुम्हें सिर्फ वो दिखता है जो तुम देखना चाहती हो, लेकिन सच, सच बहुत अलग है। कौन सा सच? वो। माजी रुकी। उनका गुस्सा अचानक कम हो गया। चेहरे पर कुछ और आया, डर, गिल्ट। क्या? मैंने पुश किया। क्या सच है जो मुझे नहीं पता? माजी ने मुझे देखा, लंबे समय तक। फिर बोली, तुम सोचती हो रिया सिर्फ अफेयर थी? नहीं, रिया विक्रांत की पहली पत्नी थी। मेरा दिल रुक गया। What? हाँ, विक्रांत और रिया की शादी हुई थी सीक्रेटली, कोर्ट मैरिज, 10 साल पहले, जब वो कॉलेज में था। ये पॉसिबल नहीं है। मेरे मैरिज सर्टिफिकेट में। तुम्हारे मैरिज सर्टिफिकेट में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जब तुमसे शादी हुई, उससे पहले विक्रांत और रिया का डिवोर्स हो चुका था, लीगली, ऑफिशियली। मैं समझ नहीं पा रही थी। तो फिर अफेयर क्यों, अगर डिवोर्स हो गया था? क्योंकि माजी गहरी सांस लेकर बोली, क्योंकि रिया ने विक्रांत को ब्लैकमेल किया, हमेशा से। उसने कहा था, अगर डिवोर्स दिया तो सबको बता दूंगी, फैमिली को, सोसाइटी को, विक्रांत की रेपुटेशन खराब कर दूंगी। तो विक्रांत ने डाइवोर्स दिया और फिर भी रिया के साथ रहा, ब्लैकमेल की वजह से? हाँ और नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड है। अनकॉम्प्लिकेट करो। मेरी आवाज ठंडी थी। माजी काउच पर बैठ गईं, जैसे उनके पैरों में ताकत नहीं रही। रिया का परिवार, उनका कनेक्शन है, पॉलिटिकल कनेक्शन, पावरफुल लोग। जब रिया ने ब्लैकमेल किया, तो सिर्फ रेपुटेशन की बात नहीं थी। उसने धमकी दी थी कि मुझे और प्रियंका को हार्म करवा देगी। हार्म? उसके चाचा, लोकल एमएलए, उसने पहले भी ऐसा किया है। एक जर्नलिस्ट था, उसने उनके खिलाफ कुछ लिखा था, अगले हफ्ते एक्सीडेंट में। माजी की आवाज कांप रही थी। तो विक्रांत ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, रिया की हर डिमांड, पैसे, टाइम, अफेयर का नाटक, सब कुछ, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। मैं स्पीचलेस थी। और मैं? मुझसे शादी क्यों की? अगर रिया इतनी डेंजरस थी, तो मुझे इसमें क्यों खींचा? क्योंकि रिया ने खुद कहा था, शादी कर लो किसी से, सोसाइटी के लिए, लेकिन तुम मेरे हो, हमेशा रहोगे। और विक्रांत ने सोचा कि शायद शादी के बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, शायद रिया मूव ऑन कर लेगी, लेकिन रिया ने नहीं किया। नहीं। साइलेंस। और वो बच्चा, आर्यन? माजी ने सिर हिलाया। विक्रांत को नहीं पता था कि वो उसका नहीं है, उसे पता ही नहीं था। रिया ने उसे बताया कि बच्चा उसका है, और विक्रांत ने बिलीव कर लिया, क्योंकि क्योंकि वो रिया से प्यार करता था कभी। और मुझसे मुझसे प्यार? माजी ने मुझे देखा, उनकी आंखों में कुछ था, पिटी, गिल्ट। विक्रांत तुमसे प्यार करता था, करता है, लेकिन वो ट्रैप्ड है। रिया ने उसे जाने नहीं दिया, और अब तुमने ये सब कर दिया। मैंने सच सामने लाया, और मैं गलत हूं। तुम समझती नहीं हो, रिया को पता चलेगा तो वो चुप नहीं बैठेगी। उसका चाचा, हम सबकी जान खतरे में है, तुम्हारी भी, आन्या की भी। और तभी मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने सब कुछ पूरी तरह बदल दिया। मेरा फोन बजा। अननोन नंबर। मैंने उठाया। हेलो?
कविता मेहरा एक औरत की आवाज थी। स्मूथ, कॉन्फिडेंट, थोड़ी सी थ्रेटनिंग। हाँ, कौन? रिया। रिया कपूर। मुझे लगता है हमें मिलना चाहिए, अकेले में, कल शाम, जुहू बीच पर, उस छोटी सी कैफे के पास जहां कभी तुम्हारा पति मुझे ले जाता था। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं क्यों आऊं? क्योंकि अगर नहीं आई, रिया हंसी, धीमी, कोल्ड हंसी, तो तुम्हारी वो प्यारी सी बेटी है ना, आन्या, उसका स्कूल सेंट मैरीज है ना, और वो हर रोज 2:30 पर निकलती है। उसकी क्लास टीचर का नाम मिसेस डिसूजा है, और तुम्हारी ड्राइवर रमेश, वो यूजुअली 5 मिनट लेट आता है। बहुत केयरलेस है वो। मेरा खून जम गया। तुम कल 5 बजे अकेले आना, और अगर किसी को बताया, पुलिस को, विक्रांत को, किसी को भी, तो फोन कट गया। मैंने माजी की तरफ देखा। वो समझ गई थीं। मैंने कहा था ना, अब क्या करोगी? मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि मुझे नहीं पता था। लेकिन एक बात पक्की थी, कल मैं जाऊंगी जुहू बीच पर रिया से मिलने, क्योंकि अब ये मेरी बेटी की बात थी, और अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। कुछ भी। रिया से मिलने का फैसला मैंने उसी रात कर लिया था, लेकिन अकेले नहीं जाना था, ये भी तय कर लिया था। माजी उस रात वहीं रही, मेरे फ्लैट में, पहली बार 7 साल में। शायद उन्हें डर था कि मैं कुछ कर बैठूंगी, या शायद गिल्ट था, पता नहीं। रात भर मैं जागती रही, सोचती रही, रिया के फोन की हर बात याद करती रही। तुम्हारी वो प्यारी सी बेटी है ना, आन्या, उसका स्कूल सेंट मैरीज है ना? उसे मेरी बेटी के स्कूल का नाम पता था, टीचर का नाम पता था, ड्राइवर की टाइमिंग पता थी। ये कोई एम्प्टी थ्रेट नहीं थी, ये रियल डेंजर थी। लेकिन मैं डरी नहीं, सरप्राइजिंगली। शायद इसलिए कि मैं ऑलरेडी इतना कुछ खो चुकी थी कि अब खोने को कुछ बचा नहीं था। या शायद इसलिए कि अब मेरे अंदर वो कविता जाग चुकी थी, जो 25 साल की उम्र में एमबीए करके आई थी, जो कहती थी, मैं किसी को भी मुझे हर्ट करने की परमिशन नहीं दूंगी। सुबह 5 बजे मैंने मीनू को कॉल किया। इतनी सुबह? उसकी नींद भरी आवाज आई। मीनू, मुझे तेरी हेल्प चाहिए, अर्जेंट। मैंने उसे सब बताया, रिया का कॉल, उसकी धमकी, माजी की बातें। कविता, ये डेंजरस है, पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस को बताऊंगी तो सिचुएशन और बिगड़ेगी। रिया के चाचा पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, वो आसानी से एस्केप कर जाएंगे, और मुझ पर ही उल्टा पड़ेगा। तो क्या प्लान है? मैं जाऊंगी रिया से मिलने, लेकिन तू भी वहां होगी, दूर से, रिकॉर्डिंग करेगी, और अगर कुछ भी गलत हुआ, पुलिस को कॉल करेगी। ये रिस्की है, आई नो, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। साइलेंस। फिर मीनू बोली, ठीक है, मैं आज शाम मुंबई आ रही हूँ, फ्लाइट बुक करती हूँ। थैंक्स मीनू, तू सबसे, हाँ हाँ, सबसे अच्छी फ्रेंड हूँ। ये डायलॉग बाद में, अभी प्रेपरेशन करो। दिन भर मैंने प्रेपरेशन की। एडवोकेट शर्मा को कॉल किया, उन्हें सिचुएशन बताई। उन्होंने कहा, मिसेस मेहरा, अगर आपको कोई थ्रेट है तो पुलिस कंप्लेंट फाइल करें। अभी नहीं, पहले मुझे एविडेंस चाहिए। एविडेंस? रिकॉर्डिंग रिया की, जिसमें वो खुद अपने थ्रेट्स बोले और अपने चाचा का नाम ले। फिर वो डिनायल में नहीं जा पाएगी। एडवोकेट शर्मा ने गहरी सांस ली। ये रिस्की है, लेकिन अगर काम कर गया तो आपका केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। शाम 5 बजे, जुहू बीच। मैं वहां पहुंची, अकेली, दिखने में, लेकिन मीनू करीब ही थी, एक चाय स्टॉल के पास, फोन में रिकॉर्डिंग ऑन करके। बीच पर लोग थे, कपल्स, फैमिलीज, किड्स प्लेइंग, नॉर्मल मुंबई इवनिंग। और मैं वहां खड़ी थी, अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए। वो छोटी सी कैफे, सी ब्रीज, जहां रिया ने बुलाया था। मैं अंदर गई। वो ऑलरेडी बैठी थी, कॉर्नर टेबल पर।
पहली बार देख रही थी मैं उसे इन पर्सन। वो फोटो में जैसी दिखती थी, अट्रैक्टिव, शार्प फीचर्स, कॉन्फिडेंट पोस्चर, डिजाइनर क्लोथ्स, बड़े बड़े इयररिंग्स, एक्सपेंसिव वॉच। और जब मुझे देखा, उसने स्माइल किया, कोल्ड स्माइल, जैसे शिकारी अपने शिकार को देखकर करता है। कविता, फाइनली, बैठो। मैं बैठ गई। कॉफी या कुछ और? कुछ नहीं चाहिए, सीधे बात करो। रिया ने आईब्रो रेज किया। डायरेक्ट, आई लाइक दैट। ठीक है, तो सुनो। उसने अपना बैग खोला, एक एनवेलप निकाला, टेबल पर रख दिया। ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स, ऑलरेडी साइंड। तुम्हें बस साइन करना है। मैंने एनवेलप को हाथ भी नहीं लगाया। और अगर मैंने साइन नहीं किया? रिया हंसी। तुम करोगी क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारी वीकनेस क्या है। आन्या। उसने मेरी बेटी का नाम लिया, इतने कैजुअली, जैसे कोई ऑर्डिनरी वर्ड हो। मेरा खून खौल गया, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया। तुम मेरी बेटी को छूने की कोशिश भी की। रिलैक्स, मैं कुछ करूंगी नहीं अगर तुम कोऑपरेट करो। रिया ने अपनी कॉफी का सिप लिया। देखो कविता, मैं और विक्रांत, हम बचपन से साथ हैं। हमारा कनेक्शन तुम कभी समझ नहीं सकती। तुम बस इंटरप्शन थी, एक मिस्टेक जो अब रेक्टिफाई होने वाली है। तो तुमने 7 साल मुझे इस इंटरप्शन में क्यों रहने दिया? सर्कमस्टांसेस, माजी, सोसाइटी। लेकिन अब वो सब मायने नहीं रखता। अब बस एक चीज मायने रखती है। विक्रांत मेरा है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। और वो पल आ गया जिससे मैं डर भी रही थी और इंतजार भी कर रही थी। सच्चाई का पल। रिया, मैंने धीरे से कहा, तुम्हें एक बात पता है? क्या? विक्रांत के पास डीएनए रिपोर्ट है आर्यन की। रिया का चेहरा फ्रोजन हो गया। व्हाट? हाँ, आर्यन विक्रांत का बेटा नहीं है। डीएनए मैच नहीं हुआ। साइलेंस। रिया की आंखों में कुछ बदला। पहली बार उसका कॉन्फिडेंट मास्क टूटा। ये झूठ है। है? तो प्रूफ करो, टेस्ट करवाओ दोबारा। तुम ब्लफ कर रही हो। क्या सच में? तुम जानती हो कि राहुल खन्ना कौन है? मैंने पूछा। अब रिया का चेहरा पूरा वाइट हो गया। हाँ, राहुल, तुम्हारा दूसरा बॉयफ्रेंड, जिसके साथ तुम पिछले 3 साल से हो, शायद उससे पहले से भी। और आर्यन? आर्यन शायद उसका बेटा है। तुम्हें कैसे? प्राइवेट डिटेक्टिव, तुम अकेली नहीं हो जो इन्वेस्टिगेट करवा सकती हैं। रिया कुछ नहीं बोल पाई। पहली बार। मैंने कंटिन्यू किया। और जानती हो सबसे फनी बात क्या है? विक्रांत, तुम्हारा प्यारा विक्रांत, जिसके लिए तुमने इतना कुछ किया, वो 7 साल किसी और के बच्चे को अपना मानकर पालता रहा, तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी वजह से। और अब जब उसे पता चला है, वो टूट गया है। विक्रांत को पता है? हाँ, मैंने बताया, एनिवर्सरी डिनर पर फोटोज दिखाई, डीएनए रिपोर्ट दिखाई। रिया खड़ी हो गई, चेयर पीछे खिसकी। तुमने ये क्या किया? मैंने सच बोला, बस। सच? रिया की आवाज तेज हो गई। तुम सच की बात करती हो? तुम जानती नहीं हो पूरा सच। तो बताओ। विक्रांत ने तुमसे शादी क्यों की, ये जानती हो? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था, या कम से कम ऐसा बोला था। रिया हंसी, बिटर हंसी। प्यार? विक्रांत ने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि उसकी माँ को प्रॉपर्टी चाहिए थी। प्रॉपर्टी? कैसी प्रॉपर्टी? तुम्हारे पापा की, जयपुर में। वो जमीन जो तुम्हारे पापा ने अपने बाप से इनहेरिट की थी। तुम्हें पता भी है उसकी कीमत करोड़ों में है। और माँ जी को पता था, इसीलिए विक्रांत को भेजा तुम्हें पटाने। मेरा सिर घूम गया। ये झूठ है। है? तो पूछो माँ जी से, पूछो विक्रांत से। द बुक कैफे में तुमसे मिलना कोइंसिडेंस नहीं था, प्लान्ड था। उन्होंने तुम्हारे बारे में रिसर्च किया था,
तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड का पता लगाया था और फिर विक्रांत को भेजा। मैं कुछ नहीं बोल पाई। प्रॉपर्टी? पापा की जमीन? वो जमीन जो पापा ने हमेशा कहा था, ये तेरे लिए है गुड़िया, तेरी सिक्योरिटी। वही जमीन। और जानना चाहती हो? रिया आगे बढ़ी। शादी के बाद जो पावर ऑफ अटर्नी साइन करवाई थी तुमसे, याद है? जब माजी ने कहा था कि टैक्स पर्पसेस के लिए है। एक्चुअली वो तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी के लिए थी। उन्होंने तुम्हारे सिग्नेचर फॉर्ज किए और अपने नाम करवा ली। नो। यस, तुम्हारी वो प्रॉपर्टी जो तुम्हारी होनी चाहिए थी, अब लीगली माजी के नाम है। मेरे पैर कांप रहे थे। ये सब ये सब प्लान्ड था। वैलेंटाइंस डे, द बुक कैफे। आई नो व्हाट आई वांट। सब झूठ। इसीलिए मैं कह रही हूं, डिवोर्स पेपर साइन कर दो। रिया ने एनवलप फिर से मेरी तरफ धकेला। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इस शादी से। प्रॉपर्टी गई, हस्बैंड गया, बस बेटी बची है। और अगर तुम चुपचाप निकल गई तो बेटी तुम्हारी। और अगर नहीं निकली तो? रिया ने शोल्डर श्रग किया। तुम जानती हो मेरे चाचा कौन हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। तुम मुझे धमका रही हो। मैं तुम्हें रियलिटी बता रही हूं। तुम्हारी चॉइस है, एक्सेप्ट करो या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में देखा, और अचानक मुझे हंसी आ गई। हाँ। रिया कंफ्यूज्ड हो गई। क्या हुआ, पागल हो गई? नहीं, मैंने हंसते हुए कहा। पहली बार मैं पागल नहीं हूं। पहली बार मैं क्लियरली देख रही हूं। क्या देख रही हो? तुम, मैंने कहा। तुम जो इतनी पावरफुल होने का नाटक कर रही हो, लेकिन एक्चुअली तुम डरी हुई हो। मैं डरी हुई? हाँ, क्योंकि अगर तुम इतनी पावरफुल होती तो तुम डायरेक्टली कुछ करती। मुझसे यहां मिलकर थ्रेट नहीं करती। तुम्हें मेरे साइन चाहिए, लीगली, क्योंकि बिना मेरे कोऑपरेशन के तुम कुछ नहीं कर सकती। रिया का फेस बदला। और प्रॉपर्टी वाली बात? मैंने कंटिन्यू किया। थैंक्स फॉर टेलिंग मी। अब मुझे पता है कि और क्या क्या इन्वेस्टिगेट करना है। फॉर्जरी, पावर ऑफ अटर्नी फ्रॉड, ये सब क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। तुम कुछ प्रूव नहीं कर पाओगी। देखते हैं। मैं खड़ी हुई। और तुम्हारे चाचा? हाँ, वो पावरफुल हैं। लेकिन जानती हो क्या? मीडिया ज्यादा पावरफुल है। और मेरी फ्रेंड जो अभी बाहर खड़ी है, वो जर्नलिस्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती है। ये झूठ था। मीनू जर्नलिस्ट नहीं थी, लेकिन रिया को पता नहीं था। अगर मुझे या मेरी बेटी को कुछ भी हुआ, तो पूरी स्टोरी पब्लिश होगी। तुम्हारे चाचा की, तुम्हारी, विक्रांत की, सबकी। रिया की आंखों में डर था। पहली बार। तुम ब्लफ कर रही हो। ट्राई मी। मैंने अपना फोन निकाला, रिकॉर्डिंग स्टॉप की। और हाँ, ये पूरी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड है, जिसमें तुमने खुद एडमिट किया कि तुम्हारे चाचा ने थ्रेट्स दी हैं और तुमने प्रॉपर्टी फ्रॉड में हेल्प की है। ये रिकॉर्डिंग अभी मेरी लॉयर के पास जा रही है। मैंने सेंड बटन प्रेस किया। रिया देखती रही। बाय रिया, मैंने कहा। अगली बार कोर्ट में मिलेंगे। और मैं चली गई। बाहर मीनू इंतजार कर रही थी। सब सुना? हाँ, और रिकॉर्ड किया। तो चलो, बहुत काम है। क्या लगता है आपको, मैंने सही किया? कमेंट्स में जरूर बताइए। मुझे सच में आपकी राय जानना जरूरी है। उस दिन के बाद जो हुआ, वो मैं आगे बताती हूँ। अगले कुछ हफ्ते बहुत हेक्टिक थे। सबसे पहले मैंने पापा को कॉल किया। पापा, वो जमीन जो जयपुर में है, दादाजी वाली, उसका स्टेटस क्या है? पापा कंफ्यूज थे। गुड़िया, अचानक ये क्यों पूछ रही है? बस पापा, प्लीज चेक करो। पापा ने चेक किया, लैंड रिकॉर्ड्स निकलवाए, और जो पता चला, रिया सच बोल रही थी। वो जमीन जो पापा ने सोचा था कि मेरे नाम है, एक्चुअली माजी के नाम ट्रांसफर हो चुकी थी 3 साल पहले, मेरे फॉर्ज्ड सिग्नेचर्स के साथ। पापा टूट गए।
मैंने मैंने तुझे उस घर में भेजा और उनकी आवाज कांप रही थी। पापा, अब रोने से कुछ नहीं होगा, हमें फाइट करना होगा। और फाइट हमने की। एडवोकेट शर्मा ने मल्टीपल केसेस फाइल किए। फोर्जरी, फ्रॉड, डोमेस्टिक अब्यूज, डिवोर्स। विक्रांत को कोर्ट समन्स मिले, माजी को भी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब केस की न्यूज मीडिया में आई, रिया के चाचा पब्लिकली डिस्टेंस कर गए। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये फैमिली मैटर है, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। पॉलिटिशियंस, जब तक यूजफुल हो साथ, जब रिस्क हो डिसअपियर। रिया अकेली पड़ गई। और विक्रांत ने एक बार मुझसे मिलने की कोशिश की, कोर्ट से पहले। कविता प्लीज, एक बार बात करो। मैंने मिलना एक्सेप्ट किया, पब्लिक प्लेस में, एक कॉफी शॉप में। वो आया, पहले से ज्यादा टायर्ड लग रहा था। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, बाल बिखरे हुए। कविता, मुझे माफ कर दो। माफी से क्या होगा विक्रांत? मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलत किया, लेकिन तुम समझो, रिया ने मुझे ब्लैकमेल किया था, माँ को धमकी दी थी। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। चॉइस थी विक्रांत। तुम सच बोल सकते थे मुझसे शादी से पहले, और मैं डिसाइड करती कि मुझे क्या करना है। तुम समझती नहीं। मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूं। मैंने उसे काटा। तुमने सोचा कि मैं वीक हूं, कि मैं सब सह लूंगी, कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा, और अगर पता भी चला तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, और वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। विक्रांत चुप हो गया। और प्रॉपर्टी वाली बात, पापा की जमीन? मेरी आवाज में गुस्सा था। वो भी रिया की ब्लैकमेल थी, या तुम्हारी माँ की ग्रीड? वो कुछ नहीं बोला। जवाब उसकी खामोशी में था। तुम जानते थे, तुम सब जानते थे, और तुमने होने दिया। कविता, बस। मैं खड़ी हुई, कोर्ट में मिलते हैं। और मैं चली आई। कोर्ट प्रोसीडिंग्स लंबी चली, मंथ्स तक। लेकिन फाइनली जस्टिस मिली। डिवोर्स मिला। म्यूचुअल कंसेंट नहीं, फॉल्ट बेस्ड, जिसमें क्लियरली एस्टैब्लिश हुआ कि विक्रांत और उसकी फैमिली गिल्टी थे। कस्टडी आन्या की मुझे मिली, फुल कस्टडी। विक्रांत को सिर्फ सुपरवाइज्ड विजिटेशन राइट्स। प्रॉपर्टी, वो जमीन, वापस मिली। कोर्ट ने फॉर्जरी प्रूव होने पर ट्रांसफर कैंसिल कर दिया। अब वो लीगली मेरे नाम है। मेंटेनेंस अच्छा खासा मिला, आन्या की एजुकेशन और एक्सपेंसेस के लिए। और माजी को कोर्ट ने वार्निंग दी। उनकी एज को देखते हुए जेल नहीं हुई, लेकिन पब्लिक ह्यूमिलिएशन हुई। उनके सारे इज्जतदार परिवार वाले क्लेम्स एक्सपोज हो गए। रिया रिया डिसअपियर हो गई, लिटरली। कोर्ट डेट्स पर नहीं आई, वारंट्स निकले, लेकिन वो कहीं चली गई, शायद विदेश। राहुल खन्ना, उसका बॉयफ्रेंड, उसने भी रिलेशनशिप डाइन कर दिया पब्लिकली। आर्यन का क्या हुआ? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं। जो आगे हुआ, उसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। और मैं चाहती हूं कि आप ये मुझसे सुने। ये बात है आज से 6 महीने पहले की, जब सारे केसेस सेटल हो गए थे। मैं जयपुर आ गई, वापस, अपने माँ पापा के पास, आन्या के साथ। पहले कुछ दिन बहुत स्ट्रेंज थे। 7 साल बाद इस घर में रहना, अपने पुराने रूम में सोना, माँ के हाथ का खाना खाना। लेकिन धीरे धीरे नॉर्मैलिटी आई। आन्या को नए स्कूल में एडमिशन मिल गया। वो एडजस्ट कर रही है। बच्चे रिसिलियंट होते हैं, उससे ज्यादा जितना हम सोचते हैं। और मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। हाँ, फाइनली। एक एमएनसी में, एचआर मैनेजर, जयपुर ऑफिस में। वो सेम पोस्चर जो मुझे 7 साल पहले मिलने वाली थी मुंबई में, और जो माजी ने छुड़वा दी थी। इंटरव्यू में जब रिक्रूटर ने पूछा, आपका 7 साल का करियर गैप है, क्या करती थी? मैंने कहा, सर्वाइवन।
वो हंसे, शायद जोक समझे, लेकिन मैं सीरियस थी। आज मेरी जिंदगी बहुत अलग है। सुबह उठती हूँ, आन्या को रेडी करती हूँ, स्कूल छोड़ती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, शाम को वापस आती हूँ, डिनर बनाती हूँ, आन्या के साथ होमवर्क करती हूँ, उसे स्टोरीज सुनाती हूँ। सिंपल लाइफ, नॉर्मल लाइफ। लेकिन पहली बार ये मेरी लाइफ है, मेरी टर्म्स पर, मेरे डिसीजंस। कभी कभी रात को जब आन्या सो जाती है, मैं बालकनी में बैठती हूँ, चाय पीती हूँ और सोचती हूँ। वो कविता जो 25 साल की थी, जो द बुक कैफे में एक अजनबी से मिली थी, जिसने सोचा था कि प्यार मिल गया, वो कविता अब नहीं है। वो मर गई, कहीं बीच में, शायद उस हॉस्पिटल में जब विक्रांत ने सिंगल लिखवाया था, या शायद उस रात जब मैंने माँ जी की डायरी पढ़ी थी। अब जो है वो एक नई कविता है, स्ट्रॉन्गर, वाइजर और थोड़ी सी ब्रोकन भी। क्योंकि सच ये है, ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको स्ट्रांग बनाते हैं, लेकिन स्कार्स भी छोड़। जब ही सोचा है अगेन शादी करने का, मैं हंस दी। अभी नहीं, बहुत काम है। लेकिन फ्यूचर में पता नहीं, शायद अगर कोई ऐसा मिला जो जो वाकई में वो हो जो दिखता है। लेकिन अभी अभी मेरी प्रायोरिटी मैं हूं और आन्या है। मीनू ने मेरा हाथ पकड़ा। तू बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग नहीं हूं, बस सरवाइव कर रही हूं। कुछ दिन पहले प्रियंका का कॉल आया, विक्रांत की बहन। भाभी, आई मीन कविता जी। हाँ प्रियंका, बोलो। मैं बस अपोलोजाइज करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था सब कुछ। भाई ने कभी बताया नहीं, माँ ने भी नहीं। मुझे लगता था कि सब नॉर्मल है। इट्स ओके प्रियंका। भाई भाई अभी अकेले रहते हैं। रिया भाग गई। आर्यन जो उसका बेटा नहीं था, वो भी नहीं है। माँ उनके साथ रहती हैं, लेकिन दोनों की बात नहीं होती। भाई बहुत टूट गए हैं। हम्म आप आप कभी माफ कर पाएंगी उन्हें? मैंने सोचा, बहुत देर तक। प्रियंका, माफ करना कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे गुस्सा है, शायद नहीं, अब नहीं। वो फेज खत्म हो गया। लेकिन ट्रस्ट, वो कभी वापस नहीं आएगा। और इसके बिना रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं। समझ सकती हूँ, बट थैंक्स फॉर कॉलिंग। टेक केयर। आप भी। फोन कट हुआ और मैंने खिड़की से बाहर देखा। जयपुर की शाम, पिंक सिटी। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी था। और मुझे याद आया, पहले पार्ट में मैंने कहा था ना कि जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो आपको तोड़ देते हैं। सच है, लेकिन एक और सच है, वो पल आपको बनाते भी हैं, नया, अलग, शायद बेटर। मैं अब वो भोली लड़की नहीं हूं जो 3 महीने में किसी के साथ शादी करने को तैयार हो गई थी। मैं अब वो डरी हुई बहू नहीं हूं जो अपना करियर छोड़कर घर में बैठ गई थी। मैं अब वो कमजोर औरत नहीं हूं जो थ्रेट से डर जाती थी। मैं वो औरत हूं जिसने जहन्नुम देखा और बच निकली, अपनी बेटी को लेकर। और अब मैं अपनी जिंदगी जी रही हूं, अपने तरीके से। कल दिवाली है। आन्या बहुत एक्साइटेड है। पापा ने घर में लाइट्स लगाई हैं, माँ ने स्वीट्स बनाई हैं। और मैं ग्रेटफुल हूं इस मोमेंट के लिए, इस न्यू बिगिनिंग के लिए। क्योंकि दिवाली अंधेरे के बाद रोशनी का फेस्टिवल है ना। और मेरी जिंदगी में बहुत अंधेरा रहा, 7 साल तक। लेकिन अब रोशनी है, थोड़ी थोड़ी, धीरे धीरे, लेकिन है। और यही काफी है अभी के लिए। शुक्रिया कि आपने मेरी कहानी आखिर तक सुनी। यह आसान नहीं था, न मेरे लिए बताना, न आपके लिए सुनना। 7 साल की कहानी, झूठ की, धोखे की, टूटने की, और फिर खरे होने की। अगर ये कहानी आपको छू गई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या मैंने सही किया
डिवोर्स लेकर, फाइट करके, या मुझे माफ कर देना चाहिए था, एडजस्ट कर लेना चाहिए था, लोग क्या कहेंगे सोचकर चुप रह जाना चाहिए था। मुझे सच में जानना है, आप मेरी जगह क्या करते? चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ और भी कहानियां हैं, कुछ मेरी जैसी, कुछ अलग, लेकिन सब रियल, सब इमोशनल, सब ऐसी जो शायद आपने भी जी हैं या आपकी किसी को जानती हैं। और एक बात याद रखिए, आपकी जिंदगी में जो भी हो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, आप संभाल लेंगे। अगर मैं संभाल पाई तो आप भी संभाल लेंगे, क्योंकि औरतें, हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। हमें बस खुद पर भरोसा करना होता है। तो भरोसा कीजिए खुद पर, अपनी ताकत पर, अपनी आवाज पर, क्योंकि आपकी आवाज सबसे जरूरी है। अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, स्ट्रांग रहिए, और हाँ, अपने लिए जीना मत भूलिए।